अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सबसे बड़े मसले को की तरफ जो इशारा किया और वो उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो मौशी इस्तेहकाम भी होगा और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। यकीनन ये बात अब से नहीं, हम 2022 अप्रैल 9 अप्रैल 2022 से ये सुन रहे हैं कि जनाब सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। और मुल्क को उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया जब PDM की यूनाइटेड हुकूमत आई और उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इनके साथ मौजूद थे, लीड कर रहे थे, PDM के सदर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी अगर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाना है। और वो उस अशराफिया की बात कर रहे हैं जिसकी वो ख़ुद नुमाइंदगी भी करते हैं। माशाल्लाह सब को अल्लाह अशराफिया बनाए हमारे मुल्क में। लेकिन ये सबसे बड़ा कुर्बानी मांगी है, सबसे बड़ी कुर्बानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि कुर्बानी गरीब आदमी या मतवसत तबके का आदमी शर्मो शर्मी दे देता है। अशराफिया शायद कुर्बानी देने में ज़रा थोड़ी सी हिचकिचाती है। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है, मांगी है कि अगर माशी मुश्किलात से निकलना है तो और तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है तो ये ज़रूरी है। और फिर उन्होंने एक और बात बड़ी अहम की और उन्होंने कहा कि माजी के झरोकों में झांकना जो है अब बंद करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं। और लेकिन माजी से सीख कर अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ये भी हम बारहा मर्तबा सुना है हमने कि जी बस जो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड लुक अहेड, सामने की तरफ देखते हैं कि सामने क्या है। बहुत सारी बातें उन्होंने की, इस पर भी बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि बस ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा अगर हमने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। और फिर उन्होंने जो करप्शन के इदारे हैं जिसमें एक पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, उसको भी बंद करने का इंदिया दे दिया। और उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पे करप्शन होती है और ऐसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे काम कम और करप्शन ज़्यादा है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स PTI की तरफ से भी आ रही हैं। बैरिस्टर सैफ साहब हैं जो फरमाते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की ज़रूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कहते हैं कि जनाब वज़ीर आला KP अली अमीन खान गंडापुर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर अस्करी हुकाम से राब्ते रखे हुए हैं और उनके साथ राब्ते जारी भी रहने चाहिए, लेकिन बैकडोर राब्ते नहीं है, यानी कि डायरेक्ट राब्ते किए जा रहे हैं। उमर अयूब साहब और रऊफ हसन साहब फरमाते हैं कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब अपने तौर पर अगर बात करना चाहते हैं और हमारा फोरम जो कि उन्होंने एक ग्रैंड जिरगा जो बनाया है जिसको महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं और मेजर स्टेक होल्डर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कह रहे हैं कि जनाब अचकज़ई साहब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर किसी से बात करना चाहते हैं सियासी जमातों से तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना MQM किसी से बात नहीं करेंगे। तो बात किससे हो रही है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि याद अगर थोड़ा सा माजी में जाया जाए, हाल ही में कुछ अरसा कबल महमूद खान अचकज़ई साहब को बाकायदा मैंडेट दिया गया था और अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और अब ये तज्जिया कार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ जुल्करनैन ताहिर, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में। जुल्करनैन आपके का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राय एहसन रज़ा खरल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं पंजाब असेंबली में फैसलाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का भी। मैं ज़रा अगर इजाज़त दें तो मैं शुरू करना चाहूँगा दुरानी साहब, वज़ीर आज़म की स्पीच, बहुत सी बातें मैंने बता दी, जो आपको अगर कोई और अच्छी बात याद है तो आप भी बता दें हमें। तकरीबन सारी बता दी, चूँकि बातें ही थी और बातें वो तो क्योंकि बातें ही थी ना। अच्छा, एक्शन मिसिंग था, स्टेटमेंट्स वर देयर। असल में आजकल गड़बड़ सारी आपकी तरफ से है। किसकी तरफ से?
दानिश की तरफ से ना अच्छी अच्छा, मैंने कहा शायद जमीर की तरफ से, क्योंकि जमीर कहीं तो बड़े अरसे से फारिग है। अच्छा अच्छा, मैं वो समझ रहा था एक्चुअली, मैं समझा कि जमीर की बात करेंगे अहले मतलब मीडिया की तरफ से। दानिश हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ दानिश्वर, ऑनेस्टली नहीं, मैं तो अभी भी मतलब ये है कि जो हर अच्छी बात लिख के मिल जाती है, अच्छा सही, तो वो फिर पढ़ भी दी जाती है। ठीक है। So action is no more required or no more needed. नहीं, वो कहते हैं कि जनाब माजी को भूलकर आगे की देखते हैं, सोचें, और माजी से बस सीखने की जरूरत है वज़ीर। असल में माजी को भूलना तो एक बड़ी ये बस ये जो इनका ये वाला नुक्ता था, यादें माजी अजाब है यार, अब नहीं मुझसे क्या था वो, जुल्करनैन आपको भी शायद होगा, आज ये जो माजी को भूलने वाली उन्होंने बात की है, ये वैसे तो बड़ी वो है दानिश वाली बात है। वजह इसकी ये है कि इस वक्त नून सिर्फ यही काम नहीं कर रही कि आज की हर चीज़ के लिए वो जस्टिफिकेशन लाते हैं माजी से। आज की तरक्की के लिए भी ना होने की भी जस्टिफिकेशन माजी से है, आज की हुकूमती ज़्यादतियों की जस्टिफिकेशन भी माजी में। आज किसी को जेल में भी इसलिए रखना ज़रूरी है कि माजी में किसी ने जेल में रखा था। अच्छा, वैसे आपने ये बात की तो क्विकली मैं एक और बात बता रहा हूँ। एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, वो कहते हैं कि जी लोग कहते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखना मतलब ये है ये तो आपने कहा कि जेल में तो हर वो काम जो माजी में गलत हुआ है, सही, आज दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है कि उस गलत काम को दोहराया जाए, उस पर इसरार किया जाए और नए लोगों को उसी जुल्म से गुजारा जाए जो माजी में हुआ है। सही। तो इसलिए माजी को भुलाने वाली बात जो है, उसका पहला तकाजा अगर आपने वाकई भुलाना है तो ये है कि आप जितने लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा करें। सही है, ठीक है ना जी, क्योंकि किसी भी मुकदमे में मुलविस किसी आदमी को जेल में रखना कानूनी ज़रूरत नहीं हो। सही, कोई भी भाग नहीं रहा। ठीक है, कोई भाग नहीं रहा, किसी ने आगे बाहर नाम ईसीएल पे डले हुए हैं सबके ही, तो भाग जा तो सकते नहीं। इसलिए पहली बात तो यह है कि सरकार पे अगर खर्चा कम करना है, जो कि इस वक्त उन्होंने कहा कि भाई उनको निकाल रहे हैं, महकमों को कम कर रहे हैं, या अगर करने का कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो जेल में कैदियों को कम करें जिनको गैर ज़रूरी तौर पे खर्चा ही है ना, खर्चा ही है, फैसिलिटीज भी दी हुई है उन्होंने, तो उन फैसिलिटीज के तहत रखा हुआ है, उनको आज़ादी दें। और आज़ादी के बाद माजी को खत्म करने की नहीं तोड़नी चाहिए जेल में फिर जो है आगे बढ़ साहब कसम कि लोग बड़े परेशान होते हैं जेल में, आप कह रहे हैं कि वो मजे में बैठे हैं, देखें मुफ्त का खर्चा पड़ रहा है। सियासतदानों में से बहुत कम लोग हैं जो जेल में रहे हुए, मैं काफी अरसा रहा हूँ। अच्छा, आप जेल में रहे हुए हैं? जेल में मैं रहा हूँ। दिल की आवाज है। जेल जो है वो एक सजा, जेल में जाना होता है। नहीं, वो बात ये भी तो कर रहे हो सकते हैं ना मियां शहबाज शरीफ साहब के माजी को भूल जाएं कि अब वो पुराने वजीर आजम जो 3 दफा उनको भूल जाएं, अब मैं वजीर आजम। हाँ, इस पे ज्यादा कमेंट ना करिएगा। नहीं, कमेंट करने से क्या फर्क। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि माजी को भूलने के लिए माजी से सबक लेना जरूरी। सबक, वो तो यही कहा कि अब भूल के सबक लेना चाहिए, लेकिन सबक माजी का ये है कि 1977 में भुट्टो साहब ने रिकन्सिलिएशन के लिए बातचीत की थी, और वो तमाम लोग जिन्हें उन्होंने मुख्तलिफ दहशतगर्दी, बम केस, फलां मुकदमात में बंद किया हुआ था, उन सबको निकाल के उन्होंने मेज़ पे सामने बिठाया और उनसे बातचीत। सही, बिल्कुल सही। मैं जुल्करनैन आपसे, क्योंकि आप ऐसे जर्नलिस्ट इस पर कमेंट करेंगे एंड पे, राय एहसन रज़ा खरल साहब, वज़ीर आज़म की टोन फिर एक दफ़ा उसी तरह थी कि जी वो चाहते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ चलें, और उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मौशी इस्तेहकाम भी होगा, और सियासी इस्तेहकाम लाने में इस वक्त आपकी जमात जो कि पार्लियामेंट्स के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ज़मीर भाई ये कहना चाह रहा था, शुक्रिया आपका। जी, वो कहते हैं ना कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। बातें तो बहुत खूबसूरत करते हैं, माजी को भूलना भी चाहिए, लेकिन जो इनका पिछला माजी रहा है, ये तो वाकई चाहते हैं कि माजी को भूल जाएं।
लेकिन माजी को भूल के गुजारा नहीं होगा। एक तो दुरानी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एक तो जो जेलों में लोग बंद हैं, जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और बड़े बड़े अरसे से हो रही है, इसको अब बंद करना चाहिए तो ये था कि ये जब इनको ये चलो जिस तरह भी ये मैंडेट मिला है तो ये चाहिए तो ये था कि पहले दिन ही ये करते आके कि जितनी हमारी पार्टी की वर्कर्स हैं, लेडीज़ हैं, सबसे पहले उनको ये कहते कि उनको रिहा करें, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग जो बिला वजह बांध हैं जेलों के अंदर, उनको कहते कि वो बाहर आएँ, एक अच्छा मैसेज देते। चलो फिर उसके बाद कोई नरम गोशा हमारी तरफ से भी आता, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया सिवाय बातें करने के। और मेरे ख्याल बातों से तो ये गुजारा नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना होगा। 35 साल जो इन्होंने कौम के खाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तो ये तो चाहते होंगे, क्योंकि वो एक बड़ा प्राइम टाइम था जब वो इस मुल्क ने ग्रो करना था, तो वो 35 साल ये खा गए हैं। तो अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि माजी को हम भूल जाएं, क्योंकि माजी तो बड़ा तलख है, इस पाकिस्तान की एक हकीकत है जिसको मैं समझता हूँ कि उसको भुलाया नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने माजी को भूल जाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? लेकिन राय साहब वो कहते हैं कि सियासी राय साहब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाएं ताकि मौशी इस्तेहकाम आए, और फिर उसके बाद ठीक है बाकी मसाइल जो भी हैं, यकीनन हैं आप लोगों के मसाइल हैं, वो बैठकर बातचीत के ज़रिए भी हल हो सकते हैं। आपके पास फोरम्स हैं जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं और उसके बाद फिर कोर्ट्स हैं, अदलिया है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है कि आप ये स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ ना जाएं। अगर कोई सही मशवरा दे सकते हैं हुकूमतों को अपोजिशन में बैठ कर तो वो दें, ये है सियासी इस्तेहकाम, वो ये चाहते हैं। सर इस्तेहकाम जो ये चाहते हैं वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें जो हम कर रहे हैं, जो हमने माजी में करप्शन की है, जो हमने इस मुल्क को लूटा है, तो इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि उसको ना छेड़ें, बाकी सारे मामला जो हैं वो बैठ के करना चाहते हैं। तो हमने इनको जो हमारी लीडरशिप की तरफ से आया है कि ये हमारा मैंडेट वापस कर दें, ये जो फॉर्म 40 और फॉर्म 47 वाला और 45 वाला मामला है इसको रिज़ॉल्व करें, और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और जो हमारे ऊपर अभी तक जुल्म और जबर जो है वो जारी है उसको ख़त्म करें, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसको ख़त्म करें, तो फिर तो चीज़ें आगे चल सकती हैं। और अगर इनका रवैया यही रहा तो मैं नहीं समझता कि ये इस मामले में कोई सीरियस हैं और इनका कोई इरादा है कि ये इस मामले को, इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं। ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए, और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो हमारी इस वक्त पोजीशन हो गई है फ्लोर ऑफ द हाउस। जब हम खड़े होकर कोई बात करते हैं तो हमें एक ही जवाब आता है, वो 3.5 साल की गवर्नमेंट। अगर हम उसकी अपना कोई मईशत पे बात करते हैं तो आगे से हमें मिनिस्टर साहब एक ही बात करते हैं कि 3.5 साल PTI के, और जो भी जिस इशू पे हम बात करते हैं आगे से एक ही जवाब होता है। इनके पास कोई ऐसी कहने वाली बात ही नहीं है कि जो इस पे ये कोई उस पे कोई प्रैक्टिकली हमें ये जवाब दे सकें। वो वही बात होती है कि अपना एक ही चीज़ के वो 3.5 साल के PTI के और ये सारे मामला ये सामने रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको अब काम करना चाहिए। अगर इनको मौका मिला तो काम करके दिखाएं, लोगों को बिल्कुल सही डिलीवर करके दिखाएं। बिल्कुल सही बजट की बात, लेकिन खैर साहब बात वहीं पे आती है कि वो तो काम करके दिखाना चाहेंगे, आप उनको काम करने दें। मतलब ज़ाहिरी बात है, यकीनन आपका सियासी हक है, जमहूरी हक है एहतजाज करना, बिल्कुल ये भी है। मैं जुल्करनैन ताहिर साहब की तरफ जाता हूँ। जुल्करनैन ताहिर, 2 चीज़ें हुई हैं। इन्होंने, दुरानी साहब ने इशारा किया, वन शुड बी लाइक वॉकिंग द टॉक, वॉक द टॉक। इन्होंने उन्होंने कहा रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, लेकिन बातें हुई लेकिन खुशबू नहीं आई। तो मुझे ये बता दें कि ये दोनों कैसे पॉसिबल होगा कि वह एक्शन भी नज़र आए बिहाइंड व्हाट ही हैज सेड और उनकी बातें जो हैं उनमें से खुशबू भी आए। थैंक यू ज़मीर साहब। पहले मैं प्राइम मिनिस्टर पे कमेंट करता चलूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा लेट हो गए हैं। मतलब ये प्री बजट थी, नहीं, ये प्री बजट तकरीर थी। देखें, अच्छा, जो पोस्ट बजट नहीं थी, मतलब पोस्ट बजट नहीं होनी चाहिए थी। उसका रीज़न ये है जो उसमें उन्होंने कहा ना कि जी अशराफिया को सुपर एलीट एंड एलीट तैयार हो जाए, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड,
आप कुर्बानी देने के लिए, भाई कुर्बानी देने के लिए तैयार कैसे हो जाए? वो तो आप पहले करते, बजट से पहले उनको टैक्स करते, हैवी टैक्सेस लगते हैं एलीट और सुपर एलीट पे, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड मेंबर्स आप जिसकी मतलब तरफ जो भी इशराफिया है, जो भी एलीट है, सब पे, तो फिर वुड हैव मेड सेंस मोहम्मद अली दुरानी साहब समेत टैक्स इशराफिया हैं आप भी, टैक्स तो आपने किया है, मिडल मैन को किया है, मेन कॉमन मैन को कर दिया, आम आदमी को कर दिया, हैवीली टैक्स कर दिया, और बाकियों को आपने टैक्स ही नहीं किया, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। मुझे बिल्कुल मेक सेंस नहीं लगी कि अब कहने की क्या ज़रूरत है। ये तो आप पहले कहते, और इससे पहले आप एक जैसे कह लें पूरा नैरेटिव था इसी चीज़ को लेके कि हम लगाने जा रहे हैं जी बड़े बड़े, और लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल चीज़ सामने आई, प्रैक्टिकली उसमें कुछ नहीं था सैलरीड क्लास पे। सिमिलरली जो उनका मैं टेक अवे फ्रॉम हिज स्पीच सेकंड, जिसमें वो कहा जी कि जो करप्ट मिनिस्ट्रीज हैं एंड द डिपार्टमेंट्स, उनको शट डाउन होना पड़ेगा या हम शट डाउन करेंगे। मुझे ये नहीं समझ आई कि शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ PNW की बात की, वर्क्स जो है आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो उसकी बात की, और बाकी क्योंकि 16 माह तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए था कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। मैं आ रहा हूँ, आता हूँ राय साहब, आपकी तरफ भी आऊंगा, राय साहब मैं आऊंगा, बात जरा मुकम्मल कर लें। तो इनके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए था कौन कौन से डिपार्टमेंट करप्ट हैं। इनकी अपनी पार्टी, जब सारी पार्टी के मेन लीडरशिप नैब ने धरे हुई थी, जेलों में डाला हुआ था, उस वक़्त इनको नैब एक करप्ट इदारा लगता था। शाहिद खाकान अब्बासी नो मोर विद द PML नून, लेकिन आप ख्वाजा ब्रदर्स की बात कर लें, वो अभी भी कहते हैं कि नैब के कवानीन ब्लैक है, नैब हैज़ टू बी शट डाउन। तो भाई नैब को बंद कर लें, एंड सो मेनी अदर्स। अगर हमें ओपनली बताते हैं तो वो बिल्कुल ठीक था। और इनमें तीसरा टेक अवे जिससे आप बिल्कुल आपने स्टार्ट भी किया, उन्होंने कहा जी बिगेस्ट एनिमी टू द इकोनॉमी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फिर बात तो वहीं आगे, जो आपका क्वेश्चन मुझसे था, मैं उससे ये रिलेट करूंगा कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रहेगी जब तक आप, जो आपका मेजर ओपोनेंट है इमरान खान या उसकी पार्टी है, उसको आप टेबल पे नहीं लाते। टेबल पे लाने के लिए PTI ने तो बड़ा सिंपल कहा है कि जी आप गुडविल जेस्चर दें, हमारे जितने कारकुन हैं, हमारी लीडरशिप है, उनको जेलों से निकालें, हम टेबल पे आपके पास आ जाते हैं। नहीं, वो सिर्फ इतना नहीं कह रहे ना, वो जुल्करनैन नहीं, वो इससे आगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक तो मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा यानी उसको वापस करने के लिए एक कमीशन बना दिया जाए। एक पॉइंट मैं ऐड वही करना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ ये इनके हवाले से ओपनिंग कमेंट है। वो कहते हैं अब ये जब कहेंगे शायद वो सारे बाहर भी आ जाएं, आप वर्कर्स को छोड़ भी दें, उसके बाद नई डिमांड आ जाएगी। पॉइंट ये है कि जब इनके न्यू चेयरमैन गौहर साहब हैं, वो कहते हैं जी खान साहब ने कह दिया, गो हेड दे दिया चकजई साहब को कि वो उस पे आएंगे, वो हम अगले हिस्से में बात करेंगे, क्योंकि वो एक इंटायरली डिफरेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी बात में ये जो कर रहा हूं कि एक तो ये कि क्या तैयार है, जो बात की है वजीर आजम ने कि कड़े और सख्त फैसले करने जा रहा हूं, तो वो क्या तैयार हैं खुद इस बात को फेस करने के लिए भी? देखिए कड़े, एक तो इशराफिया से कुर्बानी मांग ली, उसके बाद कड़े सख्त फैसले करने जा रहे हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। एक वो क्या करेंगे, पॉइंट ये है कि क्या मिनी टैक्स में आएगा और उसमें कहेंगे जी ये टैक्स अब सुपर एलीट पे लगने जा रहा है? मुझे नहीं लगता, मुझे ये लिप सर्विस से ज्यादा कोई नहीं, जिसे कहते हैं बेशतर इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि मिनी बजट्स की भरमार रहेगी इस वो हम पे रहेगी, कॉमन मैन पे रहेगी, वो अगेन कॉमन मैन पर रहेगी, कॉमन मैन पे रहेगी। क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह का कोई डिसीजन करना होता तो जैसे कहते हैं वुड मेड लाइक ए पॉम्प एंड शो, ये बहुत दिखाते गए जी, हमने तो ये देखें जी, हमने तो बड़े बड़े सनतकारों का, बड़े बड़े ज़मींदारों का, इनको हमने कॉलर से पकड़ लिया है, अब ये नहीं जाते, ये टैक्स देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन चलें कोई मैकेनिज्म ही सामने ले आते तो वो भी काबिल कबूल हो सकता था, लेकिन कहाँ से लाते हैं? देखें सैलरीड पर्सन को इन्होंने डबल कर दिया, 100% टैक्स उस पर लगा दिया, 50,000 सैलरी कमाने वाले का जो जितना पहले दे रहा था उसको डबल कर दिया इन्होंने। तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट को और रास्ते नज़र ही नहीं आ रहे, वही 2+2 जिससे आप निचोड़ सकें, स्क्वीज कर सकें और पब्लिक को, वही आप कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे जरा मजीद भी बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म ने कहा सियासी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए टेबल ज़रूरी है और टेबल पे तमाम फरीकैन को बैठना ज़रूरी है, क्या ये हो सकेगा? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि आपने मेरा तारुफ जो है वो तजियाकार का नहीं कराना, मुझे सियासतदान ही रहने दें। तो मैंने इनको कहा कि यकीनन क्योंकि सियासतदान शराफिया से उनका ताल्लुक है, एलीट में ही रहना चाहते हैं, तो कहते नहीं तजियाकार जो हैं इस वक्त वो बड़े बड़े काम करते हैं, तकरीरें लिखते हैं वज़राए आज़म की और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने कहा जी अब ये तो मुझे नहीं मालूम। एनीवेज दुरानी साहब, एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट आती है, आपको याद होगा ये मुशर्रफ दौर में इनको हमें पता चला कि बैरिस्टर सैफ भी कोई हैं। वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की ज़रूरत है, ना ही हम कर रहे हैं और ना मतलब कोई नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब जो हैं वो बाकायदा राब्ते में हैं, उनको राब्ते में रहना भी चाहिए। अब ये इस बात की कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर शाज़ो नाज़िल जिस तरह एपेक्स कमेटी या SIFC का इजलास हो, मुलाकात हो जाए, ये कि वो राब्तों में हैं, ये क्या बात हुई? देखिए बैरिस्टर साहब और फिर एक और उमर अयूब साहब और रऊफ हसन साहब कहते हैं कि जी HXI साहब ने बात करनी है तो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन पीपल्स मतलब हम PTI बात नहीं करेगी और फोरम इनका है। देखिए PTI में दो किस्म के लोग हैं। एक तो उनके पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, फिर कुछ बुकला हैं, फिर कर्नल साहब जैसे माशाल्लाह तजर्बाकार सियासतदान भी हैं। बैरिस्टर साहब जो हैं मेरे भाई भी हैं, मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ। वो मतलब एक प्रैक्टिकल वर्कर जैसे होता है। लेकिन जो बात उन्होंने असल इशारा दिया है वो ये दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त ड्राइविंग सीट में। PTI की तमाम लीडरशिप्स में से अगर किसी के पास कोई हुकूमती ओहदा है तो वो अली अमीन साहब के पास है, और उसकी बिना पर उनके पास एक्सेस भी है। उनके पास एक्सेस भी है, उनके ऊपर ट्रस्ट भी है लीडरशिप का। अच्छा, उनकी अपनी लीडरशिप। अच्छा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो PTI के अमूमी वर्कर्स हैं, और क्योंकि ये बहुत पुराने वर्कर्स में से एक हैं जिन्होंने हर दौर में फ्रंट फुट पे खड़े होकर अपनी पार्टी को मुकाबला किया, तो इस लिहाज से जो इस वक्त इस बिहाइंड दी जो स्टेटमेंट है वो समझें कि इस वक्त जो डायलॉग चल रहा है वो अली अमीन साहब के ज़रिए कभी रुका नहीं है, और वो चलता रहा है और चल रहा है और चलता रहेगा। वो फॉर्मल है या बैकडोर है? देखिए, आप सियासत के बारे में, डायलॉग के बारे में जैसे होता है जी उन्होंने ना कर दिया तो रुक गए, इन्होंने हाँ कर दिया, नहीं। डायलॉग आप कभी, मैं फिर 77 की हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान में कभी डायलॉग, तो आप रिसेंट अपने टाइम के डायलॉग कभी हमें बता देना जो 2006-7 में इनिशिएट किया था आपके दौर में। ये सही सवाल है आपका। देखिए, इससे पहले, अब उसके बाद जितने डायलॉग हुए हैं वो डायलॉग नहीं हुए, वो डील्स हुई हैं, जिसके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि खान साहब डील नहीं करेंगे, डायलॉग जारी है। ये मेरे अलावा किसी पॉलिटिशियन ने ये बात नहीं की, मैं कर रहा हूं। और डायलॉग के जरिए डील ले, नो, ओनली डील। डायलॉग नजर आता है, डील नजर नहीं आती, सिर्फ नजर आती है, जाती हुई मुल्क से या आती हुई मुल्क में। नहीं तो इमरान खान साहब बानी PTI सिर्फ डायलॉग करना चाहते हैं, उस डायलॉग के नतीजे में क्या चाहते हैं? हाँ, डायलॉग के नतीजे में पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं। अच्छा, वो डील नहीं है? नहीं, वो ये तो डील, देखें दुनिया के अंदर अगर साउथ अफ्रीका में डायलॉग हुआ, अगर ब्रिटेन में डायलॉग हुआ, पूरी दुनिया, वियतनाम में डायलॉग हुआ, जंगों के बाद डायलॉग होते हैं। डायलॉग्स जो होते हैं वो सामने आमने बैठ के बराबरी की बुनियाद पे होते हैं, किसी टेबल के नीचे घुस के नहीं होते जिससे निकल के सामान उठाया और भाग गए। ये डील्स जो हैं, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको कह दूं कि चेयरमैन PTI विल नॉट एंटर इनटू एनी सच डील नोइंग हिज टेम्परामेंट एंड नोइंग हिज थिंकिंग। तो इसलिए अब हुकूमत को अगर करना पड़ेगा तो डायलॉग करना पड़ेगा, जिसकी इन्हें आदत शायद ना हो। रिसेंट हिस्ट्री में लोगों को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल डायलॉग होता क्या। पॉलिटिकल डायलॉग में लोग आमने सामने बैठे होते हैं, अंदर बातें भी हो रही होती हैं, बाहर जब निकलते हैं एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन बयानात भी देते हैं।
और कहते भी हैं कि हम इनका कोई मुतालबा नहीं मानेंगे, ये नाजायज है, लेकिन बात इसी तरह होती है। लेकिन वो तो तैयार ही नहीं है ना, वो तो सियासी लोगों से बात करने को तैयार ही नहीं है ना दुरानी साहब, पीटीआई वाले। तो पीटीआई ने बात क्या करनी है, बात तो हुकूमत ने करनी है। नहीं तो महमूद खान अचकज़ई साहब ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई बात करेंगे? कोई कर रहा है उनसे बात? मुझे क्या मालूम, वो तो कह रहे हैं आज बात शुरू हो सकती है, वज़ीर आज़म साहब उठे और जेल में चले जाएं, बात शुरू हो जाएगी, उसके बगैर नहीं होगी। आप ये कहें कि जेल से वो कहेंगे कि मैं डायरेक्ट पहले क्यों चला जाऊं, पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब को मैं अपना एलची या अपना पैगाम रसा बना के भेजता हूं। आप वजीर आजम ना बने, ठीक है, आप पैगाम रसा बन जाए। बात यह है कि अगर आप वजीर आजम बने हैं, आपने कौम की, वजीर आजम किसी पार्टी का तो सिर्फ नहीं होता ना, कौम का वजीर आजम होता है। फदर बैठे हुए हैं, फदर का क्या काम है इसके अलावा कि वो रिकंसिलिएशन करे? तो कहते हैं उन्होंने अभी भेजा है, अगर अभी कोई मानते नहीं है, लेकिन फिर अगर अभी फजल रहमान साहब के पास कल की तकरीर उठा लें प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने सारी अच्छी बातें कर दी हैं, मान लें, बातों से कुछ होता है, फिर इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, अमन भी आ जाएगा, अशराफिया भी खत्म हो जाएगी, आपकी हुकूमत और हमारी हुकूमत। मैं राय साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात है कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन खान गंडापुर साहब, जहां पे पीटीआई समझती है कि जहां पे बात करनी चाहिए, वो वहां पे अली अमीन खान गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, मैं तो यही समझता हूँ। देखिए वो जो बात कर रहे हैं कि बैरिस्टर साहब ने तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन दी है, बैरिस्टर साहब ने, कि वो इसी तरह करें। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों अफराद जो हैं, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वाइब्रेंट और वाइज लीडरशिप है पीटीआई की, समझदार लोग, और ये जो बातें करेंगे, इनकी बातों को सीरियसली आप लेंगे और ये डिलीवर भी करके देंगे पीटीआई को, डेफिनेटली। अली अमान, अच्छा राय एहसन रजा खरल साहब, राय साहब मेरा सवाल ले लें, राय साहब राय साहब सवाल ले लें, फिर आप अपनी बात भी बिल्कुल मुझे बताइएगा। बैरिस्टर साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि अपने मकसद के लिए बराह रास्त राब्ते रखते हैं, यानी कि अली अमीन खान गंडापुर साहब यकीनन एक सूबे के मकसद हैं, मसाइल हैं, वहाँ पे शोरिश भी है, टेररिज्म भी है, और फिर वही फाटा पाटा के मसाइल वो भी हैं। लेकिन वो कहते हैं बानी पीटीआई ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहने वालों से बातचीत का कहा है, रियासत की खराबी के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाए इनसे राब्ता ना कर रखने की हिदायत भी की है। अब बात यह है कि ये वो कौन है जो सियासी इस्तेहकाम चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं, वो भी बता दें हमें। सर देखें ज़मीर भाई, बात यह है कि कोई एक बंदा एक ड्राइविंग सीट पे बैठा, जैसे कि दुरानी साहब ने भी कहा है कि एक बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा, कई मामलात होते हैं, सूबे के कई मामलात हैं, दहशत गर्दी वहाँ पे है, कई और किस्म के मामलात हैं, उन पे भी बातचीत हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल, हम कोई डील करने नहीं जा रहे, और डील जो डायलॉग और डील, वो लोग भी, उनको भी याद रखें जो डिग्गियों में बैठ के जाके डीलें करते थे। तो ये एक अच्छी रवायत है कि आप डील ना करें, डायलॉग से बैठ के आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और डायलॉग से ही आगे मामला चलेंगे, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि चीज़ें स्टक हो जाएं, हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क जो तरक्की करे, हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क आइन और कानून के अंदर रह के हर इदारा अपना अपना काम करे, और इस हवाले से जो भी एफ़र्ट होगी कानून और आइन के अंदर रहते हुए, क्योंकि हम तो जमहूरी लोग हैं, हमारा तो ये ईमान की हद तक है कि हम जमहूर पे और आइन पे यकीन रखते हैं, और इस मुल्क की सालमियत के लिए हम अपनी जान का नजराना देने तक चाहते हैं। तो राय एहसन रजा खरल साहब, तो फिर सियासी लोगों से डायलॉग क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी से डायलॉग, क्यों नहीं हो सकता पीएमएलएन से, या उनको उनके लिए बात करने के लिए मैंडेट दे दिया अचकज़ई साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब? सर देखें, आप इनका माजी देख लें, इन्होंने दोनों ने बैठ के और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो आज तक ये करते रहे, और इनका माजी भी देख लें, और इन्होंने जो आपस में बैठ के एक मिसाक़े जमहूरियत किया था, क्या आज तक ये उस पर कायम हैं? ये लोग बिल्कुल, आप कह लें कि अब ये दूसरी साइड पे अगर चले जाएं आप, तो जो दुबई में आजकल जो दुबई लीक्स हुई हैं, तो ये तो अभी भी बाज नहीं आ रहे, मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है, और एक आम तबका जो हमारा
जिसको हम कहते हैं कि सफ़ेद पोश तबका, वो बिलीव करें कि इस वक्त इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में है। और गुजारा करना तो मैं कहता हूँ कि वो तो एक अलहदा बात है, बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना। अब तो सर्वाइवल की जंग चल रही है। और जिस तरीके से इन्होंने ये लफ्ज़ों का हेर फेर करके जिस तरह इन्होंने ये बजट पेश किया है, एक तरफ तो ये इन्होंने ये किया है कि 25% तनख्वाहें तो इन्होंने बढ़ा दी, तो दूसरी साइड पे टैक्सेस भी उसी तरीके से लगा रहे हैं। ये अगर डीज़ल को सस्ता करते हैं तो साथ में 5 रुपये बिजली भी बढ़ा देते हैं। वो चीज़ों को इस तरह लेके चल रहे हैं कि एक आम आदमी जो है वो बहुत मुश्किल हालात में है। मैं समझता हूँ कि ये इनको अब सीरियस हो के इस मुल्क की जान छोड़नी चाहिए और इस तरीके से छोड़नी चाहिए। अगर तो ये मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फिर सीरियस हो के तो ये जो पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको इनको छोड़ना होगा। मैं समझता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, तो ये अब हम किस के साथ बैठें? उन लोगों के साथ बैठें जिन्होंने ये इस मुल्क के कोई इदारा आप देख लें, राय कोई इदारा इन्होंने एफडीआर की मैं पीछे बात कर रहा था। सही। राय साहब, आपने अभी दुबई लीक्स की बात की। जी। चलें, फिर मैं आप कहेंगे कि जी हुकूमती लोग भी हमें यही कहते हैं कि जी आपने 3.5 पौने साल 4 साल में क्या किया। 3.5 पौने 4 साल में भी ये प्रॉपर्टीज़ उस वक्त भी ख़रीदी जा रही थी, उससे पहले की ख़रीदी हुई हैं। और ये दुबई लीक्स ये पिछले कोई 18 महीने या 2 साल की नहीं है, ये बहुत पुरानी दुबई लीक्स हैं। मतलब लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बहुत पहले की पुरानी ली। आप लोगों ने क्या कर दिया? आप लोग ले आए। और वैसे माजरत से उसमें शायद आप लोगों के भाई हमने ये किया था कि आप देख लें कि उस वक्त की नैब की रिकवरी देख लें और आज इनके 18 महीनों से लेके आज तक की रिकवरी देख लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। हमने ये किया था, हमने तो करके दिखाया था, प्रैक्टिकली करके दिखाया था। हमने तो उस मुश्किल हालात में भी डिलीवर किया था जब कोरोना की वजह से लोग देख लें कि आपकी सराउंडिंग में आप देख लें कि मुल्क जो थे, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, सबको देख लें, सराउंडिंग में कितने बुरे हालात थे। हमने तो उस वक्त भी डिलीवर किया। सही। हमने तो हर उस शोबे को बेहतर करने की कोशिश की। अब ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते इदारों के अंदर? ये एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स करें। ये राय ऐसे नजर खैर साहब, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद नैन से भी कमेंट लूंगा। बात यह है कि आपने क्या रिफॉर्म्स नहीं करते? रिफॉर्म्स के नाम सुनते सुनते मतलब थक गए हम लोग। 91 से 92 से ऑनवर्ड टैक्स रिफॉर्म्स, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, कस्टम रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स। क्या आज भी हम यही नारा लगा रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ुल्करनैन ताहिर, आपने सियासतदान और राय एहसन साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली जो प्राइम मिनिस्टर ने, मैं इसलिए उस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए माशी इस्तेहकाम के लिए। और इस वक्त सियासी इस्तेहकाम, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि बानी पीटीआई और अदलिया फैसला कर लें। एक तो मुझे नहीं समझ आती अदलिया को क्यों पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या एक आध अगर रिलीफ दे दिया तो उससे क्या मसला, लेकिन कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। और वो कहते हैं कि जी ये हमारे प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब के जी उनको बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ज़मीर साहब देखें, एक तो एहसन इकबाल साहब ने गवर्नमेंट का माइंड बताया है कि अगर चीज़ें सेटल नहीं होती विद द पीटीआई तो ये आप भूल जाएं कि खान साहब बाहर आएंगे। उन्होंने कह दिया कि हमने ये सोच लिया है, हमने उनको 5 साल अंदर रखना है। 2029 तक हमारी टर्म है और इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आए और शेक हैंड उनके साथ ना हो सका ड्यूरिंग द पीरियड, तो जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उसी तरह धरने होंगे, उसी तरह लड़ाई चलेगी और आपकी इकॉनमी जितनी ऑलरेडी आपके सामने ही है, ज़रा सी उसको थोड़ा सांस ब्रीदर मिला है तो वो फिर से वेंटिलेटर पे आ जाएगी। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट का माइंड बिल्कुल क्लियर बता दिया। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से जो पॉलिटिक्स अभी तक हो रही है, सॉरी टू से कि वो स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं है। वो ये बताएं कि पहले आप कहते हैं जी हमने डायलॉग करना है,
आधी लीडरशिप आपकी ये कह रही होती है, चलें अभी आपने वो सारा बता दिया कि महमूद खान चकजई को उनका जी लीडरशिप ने गो हेड दे दिया है कि इनके साथ टेबल पे बैठें और चीज़ें निगोशिएट करें। दूसरी तरफ आके आप बिल्कुल ही 2 दिन बाद आप कहते हैं कि नहीं जी कोई उनको मैंडेट नहीं दिया, तो फिर जो PTI चेयरमैन हैं गौर खान, वो कहाँ स्टैंड करते हैं कि मैंने जी इमरान खान से बात की और ये गो हेड उनकी तरफ से ले आया। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं, इवन लास्ट ट्वीट जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा हमूद रहमान वाला, वो ट्वीट्स तो उनकी तरफ से एक ट्वीट्स वो ये नहीं कर सकते कि जी इसको मैंने ऑथोराइज़ किया है, ये बंदा बात करेगा और ये मैंने मैंडेट दिया है। तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं राइट नाउ किसी किस्म इस टाइम डेडलॉक है डायलॉग के हवाले से बिटवीन द PTI एंड द एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है फ्रॉम इमरान खान साहब वो यही है, वो कहते हैं कि जो मेरा मैंडेट स्टील हुआ है वो वापस किया जाए। देखें यहाँ से आगे तो बात बढ़ ही नहीं सकती। मैंडेट जो स्टोलन मैंडेट है उसकी वापसी का मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सही। तो फिर बात कैसे आगे चलेगी? वो कहते हैं इस चीज़ को आप छोड़े, बाकी चीज़ों पे एंगेज करते हैं, फिर अगर आप इससे पीछे हटेंगे तब हम बात करेंगे कि आपके कितने जितने भी 3000 कारकुन इस टाइम जेल में हैं या 10,000 हैं उनको हम छोड़ते हैं और बाकी सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ये सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट यही है कि जब तक इस चीज़ से PTI पीछे या इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे कि मेरा स्टोलन मैंडेट वापस करें, तो ये डायलॉग आगे नहीं, ये जाम है इस टाइम बिल्कुल फ्रोज़न। बिल्कुल हाँ जी। और उसी वजह से आप देख लें कि इन रिज़ल्ट ऑफ दैट जो इन पे सख्तियाँ हैं पिछले दिनों से ज़्यादा बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब एक बड़ी दिलचस्प स्टेट मतलब इवेंट हमें देखने को मिला। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, वो मौलाना फजल रहमान से आपसे मिलते हैं और फिर जरदारी साहब के पास। इसको इस तरह भी देखा जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट इसलिए देख रहे हैं कि जी क्योंकि इस वक्त 9 मई के बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उतनी ताकत सकत नहीं रही कि वो स्ट्रीट पे आ सकें, और अगर स्ट्रीट पावर इस वक्त है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। अगर वो वाकई निकल आए तो वो निकल सकते हैं, वो निकाल भी सकते हैं लोगों को, उनके पास उनकी फॉलोइंग है। और PTI उनके ऊपर बैंक करने की कोशिश कर रही है। असद कैसर ने बहुत बारहा कोशिश की, महमूद खान चकजई साहब को भी भेजा और कोशिशें हैं। अब ये जो मूव है कि क्या वाकई अब हुकूमत रियलाइज़ कर चुकी है कि अब नहीं, अब उधर नहीं इधर बात कर लो। मौलाना फजल रहमान साहब अगर ये ठंडे और राम हो जाते हैं तो फिर ठीक है, वो पार्लियामेंट्स में आके करते रहें, छोटे मोटे जलसे जुलूसियाँ एहतजाजी करेंगे, 4-5 लोग निकलेंगे, 10 उठाएंगे, अंदर करेंगे, अल्लाह खैर। छोटी छोटी 2 बातें हैं जी। पहले तो पीपल्स पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने पहले तो पीपल्स पार्टी वॉज नोन फॉर इट्स पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का अगला फेज़ हुआ कि मफाद की सियासत। लेकिन ये जो करंट फेज़ शुरू हुआ है इसमें वो मज़ीद ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अब उन्होंने मुनाफ़क़त की सियासत शुरू कर कि गवर्नर ने दस्तखत भी करने हैं इनके खिलाफ बिल के ऊपर, वो छुट्टी पे भी चला जाएगा और किसी से करवा देगा। वो जो है हुकूमत में हैं भी और वो हुकूमत में नहीं। आज वज़ीर आज़म से भी मिल लिए जनाब। आज मतलब ये इसे कहते हैं मुनाफ़क़त की सियासत। इसलिए जब मुनाफ़क़त की सियासत तक मामला पहुंच जाए तो फिर समझो सुलह कर। ये आपको अब क्यों एहसास हो रहा है? वैसे उस वक्त क्यों था नहीं हुआ जब वो इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोए कि मिलिट्री कोर्ट्स होंगी इस मुल्क में? नहीं वो देखिए रब्बानी साहब रोए थे कि नहीं रोए थे? मैं आपको तो वो क्या थी उसके बाद फिर वो भी नहीं, वो अपना हमारे वो तो देखें जहाँ तक उनके जो दानिश्वर लोग हैं हमारे सेनेट में जो, ठीक है वो तो लेकिन इस वक्त जो है ये अच्छा मौलाना का जहाँ तक ताल्लुक है, मौलाना मेरे भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं हमारे, और इस सारी मुलाकातों में मेरा अपना एक लेकिन बात है या अपना राय है? अच्छा, मैंने कहा शायद आपका आप भी तो खामोशी से बड़ा कुछ करते रहते हैं ना इस्लामाबाद में आकर अंडरग्राउंड। तो ये लेकिन मैं मौलाना को एक बात कह दूं कि इस वक्त अगर उन्होंने ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा और इसके बारे में कोई चीज़ बाहर ना आई तो उनका सियासी भरम ख़राब हो जाएगा। मौलाना को मैं इज़्ज़त के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस किस्म की मुलाकातें जो हैं अगर उनको जारी भी रखा गया, उनके बाद कोई स्टेटमेंट भी ना आई तो इससे हुकूमत का कुछ नहीं होगा। मौलाना का जो भरम बना है, उन्होंने एक इनकलाबी सियासत का जो आगाज़ किया था वो दोबारा से एक रवायती अंधेरे की तरफ चला जाएगा। ये उनका अपना फैसला है, वो बड़े लीडर हैं, वो जो फैसला करें। लेकिन हम बहसीत आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्यों, अगर कोई स्टेटमेंट क्या हो सकती थी जो नहीं आई? चलें ये बता दें क्या कहने आए थे मौलाना पे। ये देखें, मौलाना ने अगर कल कोई काम करना है या कल कोई काम नहीं करना तो आज उसके इशारे भी नहीं होने चाहिए।
जेड़े पिंड नहीं जाना उधर रास्ता क्यों भाई, अगर आपने हुकूमत में जाना नहीं है तो हुकूमतियों से मिल के क्या करना है? लेकिन जरदारी साहब देखिए, आप जो मर्जी तनकीद करें पीपल्स पार्टी पे, लेकिन ये है कि अभी भी वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं। आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स देख लें, वो चाहते हैं कि जी मुल्क जो है वो हर एक के साथ बैठकर बात की जाए। मैं जरा ज़मीर साहब एक ऐड कर दूं इसमें, सिर्फ एक छोटा सा, मोहसिन नकवी का जाके मिलना, और ये सारा उसमें है गवर्नमेंट परेशान है कि इन केस अगर कोई सिलसिला इन्होंने होता है तो मौलाना साहब ज्यादा लीथल हो सकते हैं उस हालात में, क्योंकि पीटीआई तो वो तो स्क्वीज कर दिया है ना काफी। यही मुलाकातें और हो गई ना तो मौलाना की तो ये तासुर भी खत्म हो जाएगा। नहीं, वो 4 होने नहीं देते, वो बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है। नहीं, वो इस तरह का तासुर अल्टीमेट नहीं लेके जाएंगे, रेड तक नहीं लेके जाएंगे। मैं हर चीज को समझ के बता रहा हूँ। सही, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ प्लेयर साहब, अगर 4 मुलाकातें क्या दूसरी मुलाकात भी हो गई ना तो किस पीटीआई ने जिसे कह लेंगे टॉर्पीडो कर दिया। मैं जरा क्विकली, राय एहसन रजा खलल साहब, सर जी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी कमिटेड हैं, कभी आपके साथ कमिटेड नहीं है। हाँ, विजन एक है कि जी मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो केपी में उन्होंने आपने चोरी की है, तो वो कहते हैं कि इस बात पे हम किस तरह इकट्ठे हो जाएं। फिर वो कंटेनर को, अब वो एक एहतजाजी सियासत का सिंबल है, वो कंटेनर है, इकट्ठे होंगे कंटेनर पे। आपको क्लैरिटी में कर दूं कि एक तो ये तसर जो जी वो जो ये तसर दिया जा रहा है कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है और पीटीआई के पास नहीं है, ये बिल्कुल मैं इसको नहीं ओन करता, क्योंकि पीटीआई ने साबित किया है वोट की पावर से। आप देख लें कि पिछले जो 2-2.5 महीने पहले इलेक्शन हुआ है और उसके बाद भी सही ज़रूर ये बात है कि हमें डराया भी गया, धमकाया भी गया, लेकिन हमारे सॉरी राय एहसन रजा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, माजरत से। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी दिन बात होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।